जय हिंद। आज हम लोग इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास के अध्ययन के पूर्व कुछ बातें हम लोग कर लें तो इतिहास समझने में थोड़ा सुविधाजनक होगा। जैसे कि आप लोग बचपन से ही इतिहास के बारे में सुनते आए हैं कि इतिहास में दो चार लड़ाइयाँ हो गई और वह इतिहास हो गया, है ना। तो झगड़े लड़ाई का जो विषय है वो इतिहास है, पर ऐसा नहीं है। इतिहास एक बहुत ही रुचिकर विषय है जिसको मुझे लगता है कि अगर ठीक ठीक पढ़ा और समझा जाए तो हमारी जो जीवनचर्या है, जो लाइफ स्टाइल है, वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इतिहास क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास एक्चुअली तीन शब्दों से मिलकर बना है। इति हा और आस। संस्कृत का ना एक लट लकार है, उससे ये बना हुआ है, लट लकार, है ना। तो आप ये समझें, इति ऐसा, ही हा, निश्चित, आस हुआ। अर्थात अगर इन तीनों को मिलाएंगे हम तो इसका मतलब होता है कि ऐसा ऐसा निश्चित, ऐसा निश्चित हुआ है, ऐसा निश्चित ही हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ये देखें कि जो ऐसा निश्चित ही हुआ, इस पर कुछ ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो ज्यादा जोर देने का मतलब ये होता है कि इतिहास के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आर्गुमेंट। क्या होता है? आर्गुमेंट। एविडेंस। क्या? एविडेंसेस। हाँ, प्रूफ। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, वरना छेदीलाल मुन्नीलाल से झगड़ा कर लिए वह भी इतिहास का विषय हो जाएगा। उनके प्रमाण होने चाहिए, है ना, उनके एविडेंसेस होने चाहिए। इस अगर तरह से हम अगर उसको देखेंगे तो चीजें हमारी क्लियर होती हैं। ठीक है, तो अब ये समझ में आया कि जिसके आर्गुमेंट, जिसमें आर्गुमेंट हो, जिसके एविडेंसेस हो, जिसके प्रूव हो, ठीक ठीक, वो सब सारी चीजें इतिहास के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ऐसा निश्चित ही हुआ है, ऐसा करके ऐसा निश्चित ही हुआ है। इसके बारे में, इतिहास के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा है, बहुत सारी कन्फ्यूशियस का आपने आप लोग नाम सुने होंगे। वो इतिहास के बारे में कहते हैं कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिससे अतीत को समझकर, क्या कहा गया है? जिससे अतीत को समझकर वर्तमान में बेहतर काम किया जाए, जिससे भविष्य बेहतर हो जाए। मतलब ये कह रहे हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पास्ट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योर पास्ट यू हैव टू डू द हार्ड वर्क इन प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर विल बी ऑलमोस्ट क्लियर एंड ब्यूटीफुल। हाँ, सो अभी हम लोग इसको देखेंगे। ये पास्ट हो गया और ये हो गया प्रेजेंट, हाँ, और ये हो गया भाई साहब फ्यूचर। अभी देखो, मैं आपको इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप पास्ट को अध्ययन करेंगे, पास्ट को देखेंगे, और पास्ट को आप देख के अंदाजा लगाएंगे कि हमें प्रेजेंट में क्या नहीं करना है, क्या करना है ना। और ये अगर यहाँ ये चीजें ठीक ठीक हो गई तो हमारा जो फ्यूचर है ना भाई, वो क्या होगा? ब्राइट होगा। क्या होगा? ब्राइट। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो पास्ट को समझकर प्रेजेंट को, प्रेजेंट में हम हार्ड वर्क या जो भी क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो हम समझते हुए फ्यूचर को ब्राइट बना देंगे, है ना। इतिहास, अच्छा एक चीज और है,
अच्छा, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आप अगर आप देखें तो एग्जाम में भी अच्छा खासा वेटेज है। ऐसा कोई भी एग्जाम आप देखें जिसमें जीएस आ रहा हो, उसमें हर एग्जाम, इवन मैं ये कहता हूँ कि एसएससी भी या ग्रेजुएट लेवल या किसी भी एग्जाम में आप देखो, उसका वेटेज ठीक ठाक है हर जगह। तो इतिहास पढ़ना आवश्यक है। अच्छा, वेटेज होने के पीछे का एक रीजन ये भी समझना होगा कि इतिहास अगर सिर्फ झगड़े और लड़ाई का विषय होता तो हर एग्जाम में भी ज्यादा उसका वेटेज क्यों है, ये बात तो समझ आना ही चाहिए था। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि इतिहास झगड़ा लड़ाई का विषय ही नहीं है ना। अगर झगड़ा लड़ाई के विषय होता, अच्छा कुछ लड़कों के सामने समस्या ये है कि उन्हें जो कुछ स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि उन्हें डेट नहीं, क्यों डेट याद करना, डेट क्यों याद करना। आपको अपना बर्थडे याद है, अपने पापा का बर्थडे याद है, अपनी मम्मी का, आपके मामा का बर्थडे याद होगा, और मामा के मामा का बर्थडे याद है, नहीं याद है, पैदा हुए हैं वो। लेकिन इसी तरीके से हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें डेट नहीं, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। और इतिहास देखो, एक मानविकी के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें एक तारतम्यता होती है। उस तारतम्यता को अगर समझ लेते हैं, सीक्वेंसेस को हम समझ लेते हैं, तो बहुत आसान होता है किसी भी सब्जेक्ट को समझना और पढ़ना। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। इतिहास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया कि कन्फ्यूशियस एक बहुत बड़े विद्वान थे चीन में। उन्होंने कहा था कि भविष्य को पास मतलब भूतकाल को समझते हुए वर्तमान को सुधारते हुए भविष्य की बेहतर योजना बनाएं प्रेजेंट में। इस तरह से अगर हम समझते हैं इतिहास को तो वह इतिहास का बेहतरीन प्रक्षेपण होगा, है ना। तो आप ये देखें, अच्छा मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल देता हूं तो आपको ज्यादा आसानी होगी। अभी आप ये देखो, मान लो इतिहास में एक ऐसा भी वक्त, भारतीय इतिहास में खासकर भारत के इतिहास में, है ना, भारत, क्योंकि हमें पढ़ना है भारत का, और हम लोग ना विश्व का इतिहास भी पढ़ेंगे, विश्व का इतिहास भी पढ़ेंगे। विश्व इतिहास हम तब पढ़ेंगे जब मॉडर्न इंडिया हम शुरू करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा पहले हम खत्म करेंगे भारत के इतिहास। भारत में एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन, पहले प्राचीन शुरू करेंगे और फिर मध्यकालीन, है ना, और ये मेरा अपना तरीका है मध्यकालीन, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे विश्व का इतिहास, है ना, विश्व का इतिहास। मैं बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूँ, आप यकीन मानिए हमारी जितनी भी इतिहास की क्लासेस होंगी, आप उन सारे क्लासेस का अध्ययन करिए, और यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाता है तो मुझे भर भर के कमेंट में गालियां सुनाइएगा, सच्ची कह रहा हूँ। तो ये हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन और मध्यकालीन, और ये विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास हमारा 3 से मतलब 6 से 7 क्लास में हम खत्म कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो इस तरह से हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। अच्छा, सवाल ये उठता है कि हम एंशियंट क्यों पढ़ेंगे। देखो, यूपी पीसीएस में एंशियंट हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो और लड़के क्या होता है कि मॉडर्न इंडिया तो पढ़ते हैं, और लो आरओ का भी एग्जाम है, तो सारे में ना एंशियंट हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज है। जैसे मान लो 25 से 20 क्वेश्चन एवरेज मान लो आप एग्जाम में आते हैं, तो इस सच ही कह रहा हूँ कि इसमें से ना 7 से 8 क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से आते हैं, और 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न इंडिया से, और 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं मेडुअल से। तो आप ये बताओ, इन दोनों सेक्शन को हमें पढ़ना जरूरी है। एक बात और है, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने के बाद ना बहुत सारी चीजें हमें इतिहास में क्लियर होती है कि जैसे कल्चर, स्पेशली मैं कल्चर की बात करूंगा। देखो, मॉडर्न इंडिया पढ़ने से एक चीजें समझ में आता है कि कैसे खुद को बचाएं और वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को कैसे स्थापित करें, एक बात ये समझ में आती है। एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने के बाद हमें ये होता है कि कैसे जो भारतीयता है ना, उसको कैसे सजाएं और कैसे संवारें, जो जो रियल में भारत की परंपरा है। जैसे एक हर भारतीय राष्ट्रवादी जिसको कहने का जो मतलब है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम सबको एक बात समझना होगा कि भारत एक बहुत खूबसूरत सा देश है। उस खूबसूरत देश के हम सब वासी हैं, और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस खूबसूरत देश को एक अच्छे नागरिक होने के नाते इसकी खूबसूरती को हम और खूबसूरती में और चार चांद लगाएं। तो कैसे लगाएंगे चार चांद?
चार चांद लगाने के लिए हमें समझना होगा कि यहाँ के जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृतियां हैं उनको कैसे सजाया जाए। एक बात थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, कहीं आप ना सभ्यता और संस्कृति के नाम पर शोषणात्मक माइंड सेट ना बना लें। इसलिए बहुत क्लियर है कि ये एक चीज हमें, जैसे मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, बोलता भी रहूंगा हर क्लास में और हर वक्त, एक बात हमें समझना होगा कि हम सबके पास क्या है, माइंड। अच्छा, माइंड है क्यों? माइंड इसलिए है कि हमें सही और गलत का ठीक ठीक अंदाजा लगे। एक चीज हमेशा ख्याल रखें, कुछ चीजें हो सकती है कि हमारे लिए अच्छी हैं, है ना, ए के लिए अच्छी है और बी के लिए अच्छी ना हो, तो कोशिश ये करें कि जो ज्यादा लोगों के लिए जो चीज अच्छी हो उसे करने पे विश्वास रखें। उसे हिडोनिज्म एक थियरी भी है स्टुअर्ट मिल की फिलॉसफी में, जैसे सुखवाद उसको बोलते हैं, हिडोनिज्म, सुखवाद। तो सुखवाद की संकल्पना यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जहां सुख मिले उस कार्य को करने में कोई कोताही ना करें, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्या सही है क्या गलत है। जैसे अब एक चीज ये समझ लें कि हिंदू परंपरा में जल चढ़ाने की एक परंपरा है ना, पेड़ पौधों को जल चढ़ाने की परंपरा है। कभी सोचा आपने बबुल के पेड़ को क्यों नहीं पानी जल चढ़ाते? उससे कोई फायदा नहीं है। उन्हीं वृक्षों को, पेड़ पौधों को जल चढ़ाने की परंपरा रही है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे वातावरण के लिए अच्छे हों, है ना। तो इसलिए इस माइंडसेट के साथ हम लोग शुरू करेंगे, समझेंगे। अब हम लोग ने इतिहास को क्यों पढ़ना है, कैसे समझना है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। थोड़ा एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए, अच्छा मान लीजिए कि अभी वर्तमान में कई सारे देशों के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं, जैसे कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में, है ना, फिलिस्तीन के बीच में वॉर चल रहा है ना। इधर बांग्लादेश शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध, गृह युद्ध, आंतरिक युद्ध, है ना, गृह युद्ध, आंतरिक युद्ध। म्यांमार में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, म्यांमार में भी तख्ता पलट हो गया है ना, फिर से आंग सू की आ गई, है ना, म्यांमार शीत युद्ध। अच्छा, इन सब का भारत पर प्रभाव क्या है ना, क्या प्रभाव है? भारत में अधिकतम लोगों के बीच में एक तरह की, जो अपने आप को राष्ट्रवादी भी समझते हैं, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, और मुझे इस बात को बोलने में कोई गुरेज भी नहीं है कि या तो उन्हें राष्ट्रवाद की समझ नहीं है और या तो वो राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्रवाद का मतलब एक, बस देखो थोड़ा सा ये विषय से हम लोग भटक रहे हैं, लेकिन आज हमारा ये पहला क्लास है इसलिए हम बहुत सारी बातें करेंगे। राष्ट्रवाद का सिंपल सा मतलब होता है, एक बड़ा सा गोला है, ये गोला हो गया, इसमें जो भी नागरिक हैं, जिस भी समुदाय विशेष या कोई भी हो, जितने भी लोग हैं, ए बी सी डी, सारे के सारे लोग इस राष्ट्रवाद के हिस्सा हैं। अगर हम ये डिसाइड करने लग जाएं कि ए जो है राष्ट्रवादी है, बी राष्ट्रवादी नहीं है, सी राष्ट्रवादी है, डी राष्ट्रवादी नहीं है, अच्छा तो क्राइटेरिया क्या बना दें कि ये लाल है, ये लाल है, ये लाल है, दोनों लाल हैं इसलिए राष्ट्रवादी है, ये लाल नहीं है, ये लाल नहीं है, ये लाल नहीं है इसलिए राष्ट्रवादी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम उसके रूप, रंग, कलर, आधार, जन्म, बहुत सारी चीजों के आधार पे यह डिसाइड करने लग जाए कि यह राष्ट्रवादी नहीं है, तो समस्या हो रही है ना। यह हो सकता है कि हम सब उसी ऊपर वाले की संतान हैं, तो अच्छाइयां बुराइयां हम सब के अंदर कुछ ना कुछ होंगी। हम सब एक जैसे नहीं, और होने भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक जैसे तो बिल्कुल नहीं यार, बोर हो जाओगे भाई। सेम खाना खा के तुम बोर नहीं हो जाते? सेम मूवी देख के बोर नहीं हो जाओगे? तो अलग अलग तरह के जब लोग होंगे, हमारी अलग अलग तरह की उनसे चर्चाएं होंगी, वाद विवाद होगा, है ना,
तो हमें एक अलग किस्म का अनुभव होगा, एक अलग चीज समझने का एक अवसर मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस माइंडसेट के लोग राष्ट्रवाद को ना तो समझते हैं ना तो राष्ट्रवादी होते हैं। बस वो उनके अंदर एक, जैसे कि अल्लाह अकबर कह के, है ना, कुछ लोग हत्याएं कर देते हैं, कुछ लोग जय श्री राम बोल के हत्याएं कर देते हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं, अगर उन्हें ये बात समझ में आ जाए कि नहीं नहीं, ये राष्ट्रवाद की संकल्पना ही नहीं है, राष्ट्रवाद ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद ये है कि हम एक साथ कंधे से कंधे मिला के साथ में चलें, इस तरह की अगर चीजें हैं दिमाग में, तो डेफिनेटली वो राष्ट्रवादी है ना। तो अब कहने का मतलब ये था कि ये समझाना थोड़ा जरूरी था, क्योंकि अक्सर ये चलता रहता है। पता नहीं यार, मुझे लगता है कि ना हमारे जब हम पढ़ा रहे होंगे तो कुछ न कुछ विषय, लेकिन मैं तो बोलता रहूंगा, अब जो होना होगा सो होगा। इसराइल, फिलिस्तीन, बांग्लादेश और म्यांमार, हमने ये कहा कि अभी इसराइल और फिलिस्तीन के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, उस प्रॉब्लम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत को क्या सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। भारत में बहुत सारे आक्रमणकारी आए, बहुत सारे हूण आए, कुषाण आए, शक आए, सब लोग आए, है ना। आए भी, कुछ लोग मानते हैं कि वो लोग भी, हम उसके बारे में ठीक देखेंगे बाद में। आर्यन थियरी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में, ये सारे के सारे लोग बाहर से आए। अच्छा है कि मूल निवासी कौन है? आदिवासी। देखो, आदिवासी का मतलब ना, आप ये ना समझे कि जिन्हें आजकल आदिवासी कहा जा रहा है सिर्फ वही, ऐसा नहीं। आदिवासी में जो हमेशा से रहते आए हों यहाँ पे, उनको आदिवासी बोल सकते हैं। तो वो सब, अब जब हम आर्यन थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग बहुत, एक क्लास ही हम लेंगे आर्यन थ्योरी, डोंट वरी, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और हमें जो इस भारत की खूबसूरती है ना, उसको अच्छे से हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आदिवासी जो थे वो भारत के मूल निवासी थे, जो हमेशा से रह रहे थे। अच्छा, इन लोगों के आने से प्रॉब्लम क्या हुआ? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ प्रॉब्लम हुआ, अच्छाइयां भी हुई। एक चीज, भारत की संस्कृति जो है ना, इंडियन कल्चर है, भारतीय जो संस्कृति है वह बहुत ही मजेदार है। भारतीय संस्कृति बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत लिबरल है, बहुत उदारवादी है। उदारवादी चाहे व्यक्ति हो या समाज हो, वो हमेशा ऊपर जाएगा। बस कुछ चीजें जरूरी होती है। उदारवाद के साथ ना कठिन परिश्रमी भी होना चाहिए, परिश्रमी। सब कुछ आपके राम नहीं करने आएंगे, सब कुछ आपके अल्लाह करने नहीं आएंगे, सब कुछ आपको करना होगा। उसके बाद वो हैं, वो बैठे देख रहे हैं कि तुम जहां फंसोगे वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, है ना। इसलिए हमें, तो जो भारतीय संस्कृति है वह उदारवादी थी, इसलिए अब कुछ चीजें इसकी खत्म हुई और कुछ चीजें यहाँ पे, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। ये सारी चीजें, ये इनके आने के बाद भारतीय संस्कृति में कुछ चीजें बिगड़ी। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें थी प्रारंभ में, जो भारत में बहुत व्यवहारिक लोग थे। और अक्सर हम लोग अब गलतियां ये कर रहे हैं कि अपने अतीत को लेकर ना बहुत गौरवान्वित फील करते हैं। अतीत को लेकर गौरव का अनुभव तो होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन गौरव, उस गौरव को बनाए रखने के लिए से मैं कहूं कि मेरे पिताजी का मेरे घर पे बहुत सम्मान है। उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ये तमाम सारी बातें हम करें, उसका क्या मतलब निकलता है? अनटिल अनलेस कि हम कुछ बेहतर ना कर पाए। सेम चीज हमारे भारत में, हम ये कहते हैं कि भारत ने, आर्यभट्ट ने वो किया, ब्रह्म मिहिर ने ये किया, है ना, चाणक्य ने ये किया, बहुत सारे लोगों के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। पर वर्तमान में हम क्या करें, इस पर हमारी नजर ही नहीं जा रही है। हमें सीखना होगा कि हम यहाँ क्या क्या, हम हमें हमें उस सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमने क्या करा।
तो ये हूण आए, कुषाण आए, शक आए, आर्य आए। आए क्यों? आने के पीछे का से अब मैं करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हूण, शक, आर्य, ये सारे लोग क्या थे? एक तरह से आर्य लड़ाका, ये सारे के सारे लड़ाके किस्म के लोग थे, घुमक्कड़ी थे। तो जो घुमक्कड़ी होगा, जो जंगलों में रहेगा, उसकी कुछ आदतें जंगली हो जाएंगी। अब आपकी जब आदतें जंगली होंगी तो आप लड़ाका बनेंगे। अच्छा, लड़ने का रीजन ही क्यों है? जैसे कि आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो आप में एक प्रवृत्ति अपने आप उत्पन्न हो जाएगी लड़ने और झगड़ने वाली। उस प्रवृत्ति का परिणाम ही होता है कि आप जन पाशविक हो जाते हैं। अभी आप देखो कि आप स्वतंत्र हो। जैसे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल, जैसे सांप काटता क्यों है? उसे डर लगता है, लगा रहता है कि यार ये मैं इसे नहीं काट। उसे पता नहीं होता कि आपको काट लेंगे, अब वो काट लेगा आपको तो आप अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे। तो उसे एहसास अगर होता तो शायद नहीं काटता। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें समझना होगा कि इनसिक्योरिटी जो होती है ना, आपको आक्रामक बना देती है। आप जितने सिक्योर होंगे, जितने सुरक्षित महसूस करेंगे, उतने आप शांत होंगे, उतना बेहतर काम करेंगे। यही शायद इकोनॉमिक्स में भी ये रूल लागू होता है कि जिस स्टेट में, जिस देश में सुरक्षा की भावना ज्यादा होती है, सुरक्षा ज्यादा प्रदान की जाती है, वहां पे हर आदमी, हर देश के जो बिजनेसमैन है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग इकोनॉमिक्स जब देखेंगे और बीच बीच में हमें सब चीजें ऐसे करते रहेंगे, तो ये जो लड़ाकू भाई साहब लोग थे, अब ये वापस से आपस में लड़ रहे होते हैं। तो यहाँ से अब लड़ेंगे तो जो कमजोर किस्म के लोग होंगे वो भागेंगे। भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं तो जाएंगे वो। अब वो एक बेहतरीन सा जगह था भारत। भारत सबको अपने बाहों में ले लेता था कि भैया तुम आओ, यू मोस्ट वेलकम टू इंडिया, है ना। अब ये लोग आए, ये लोग आके भारत के, जैसे अभी मान लो कि छोटा सा घर है, उस घर में 5 लोग रह रहे थे। अब 3 लोग और आ जाएंगे तो 8 लोग हो जाएंगे। व्यवस्था कितने की है? 5 की। पर रहने कितने लोग हो गए? 8। तो समस्याएं कुछ बढ़ेंगी ना, बढ़ेगी ना, समस्याएं बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि अलग इनके धर्म हैं, इनकी संस्कृतियां अलग हैं। इतने ये अब चूंकि आक्रामक हैं, तो कई बार ये हो सकता है कि हमारे लिए खतरनाक भी हो जाए। सेम चीज यहाँ भी हो रही है। इसराइल और फिलिस्तीन, बांग्लादेश शीत युद्ध, यहाँ भी अभी बांग्लादेश में शीत युद्ध चल रहा है, ठीक है, गृह युद्ध चल रहा है। तो उसका परिणाम यह होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग, जो अब हिंदू और मुसलमान, दो नाम लेना थोड़ा सा जरूरी नहीं था, लेकिन चलो कोई नहीं, दो अलग अलग समुदायों के बीच में युद्ध हो रहा है। उस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि अब यहाँ के जो अल्पसंख्यक यानी हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो भाग कर कहाँ आएंगे? इंडिया में। चलो, खुश हो गए हम लोग, भाई अपना अपना भाई बांग्लादेश से आ रहा है, उसे स्वागत, अच्छी बात है, मानवता के लिए अच्छी बात है ये। लेकिन क्या भारत में खुद ही समस्या एक तरह का नहीं है? है। इस तरह इतनी ज्यादा समस्या है ये भारत में ऑलरेडी। भारत में अत्यधिक बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, स्ट्रगल है खाने पीने की, बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही है लगातार। लेकिन अगर सडनली और बहुत सारे लोग आ जाएं तो क्या समस्या नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। हमारा व्यापार प्रभावित होगा, हमारा बेसिक दैनिक जीवन प्रभावित होगा, और इस तरह की तमाम समस्याएं हो जाएंगी। चोरियां होने लग जाएंगी और अपराध बढ़ जाएंगे, वेश्यावृत्ति बढ़ेगी, बहुत सारी ऐसी चीजें बढ़ जाएंगी, है ना। तो इस तरह से हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी किसी देश में, जब भी किसी पड़ोसी देश में, या जब भी किसी दुनिया के किसी देश में कोई घटना होती है, उसका कहीं न कहीं परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उस घटना का असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो इतिहास से हम सब लोग इस तरह की चर्चाओं को समझते हैं। अब आज फिर हम लोग कुछ एक 5 मिनट अभी हम लोग और थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद हम लोग कल से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और बीच में हम लोग मनोरंजक बात तो करते ही रहेंगे, क्योंकि भाई इतिहास के हम स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। तो इतिहास में बहुत सारी चीजों को हम लोग, अब मजेदार चीज है कि हम ना अपने इतिहास पढ़ाते वक्त हम लोग डेली कुछ ना कुछ ना करंट को कैसे कनेक्ट करें इतिहास से, इस बारे में भी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में। जैसे हम लोग कल पढ़ेंगे पाषाण काल, है ना, पाषाण काल।
अच्छा, एक बड़ी मजेदार चीज है पाषाण काल के बारे में। जितने टीचर, जितने जितनी बुक्स, सब में बहुत अलग थलग दिया हुआ है इसके टाइम के बारे में। मैं जो बता रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही चीजों को पढ़ाऊंगा, है ना। एनसीईआरटी बेस्ड चीजों को पढ़ाऊंगा, इसलिए आप लोग ना पूरा आंख बंद करके भरोसा फिर भी ना करें। आपका भी एक उत्तरदायित्व है कि भगवान ने आपको भी एक बड़ा सा माइंड दिया है ना, 1450 पाउंड का, है ना। तो इसका इस्तेमाल करें आप लोग भी। और लड़कियों को 1350 पाउंड का दिया है, तो वो भी इस्तेमाल करें। ज्यादा इस्तेमाल उन्हें भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको कम दिमाग, इसका वेट कम है तो उनका दिमाग कम काम करता है, उनका बहुत तेज काम करता है ना। तो इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। और जहां भी लगे आपको कि कोई तथ्य गलत हो रहा है तो प्लीज बताएं। हमसे भी गलतियां होती रहे, हो सकती हैं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि ना हो, लेकिन अगर होती हैं तो आप लोग मुझे बताते रहें। पाषाण काल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पाषाण काल पढ़ना जरूरी क्यों है? बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये टॉपिक, है ना। पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि पाषाण काल जब हम समझ लेंगे तो इतिहास का जो एंशियंट पीरियड हमें क्यों पढ़ना चाहिए वो बात बहुत जरूरी है। कई बार हमको लगता है इतिहास में पाषाण काल के बारे में कि जो पाषाण काल के स्थल हैं, जैसे कि इनाम गांव महाराष्ट्र, और मेहरगढ़ पाकिस्तान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, और भीमबेटका भोपाल मध्य प्रदेश, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, कोलडीहवा उत्तर प्रदेश, राखीगढ़ी हरियाणा, इस लोथल कालीबंगा, बहुत सारी इन सब चीजों के बारे में, साइट्स के बारे में, स्थानों के बारे में हम रट्टा मार लिए और हमारी हो गई तैयारी। ये तो रट्टा मारना ही है। एक चीज और, मैं खासकर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं सिविल सर्विसेज के लिए, उनको मैं एक चीज बता दूं, तुम रट्टा नहीं मारोगे ना, तुम्हारा कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। रट्टा मारो, समझो तो। कॉन्सेप्ट 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 प्लस फैक्ट, अगर ये चीज नहीं रही, मैं कहूंगा कि पहले फैक्ट फिर कॉन्सेप्ट। अच्छा ये बताओ, मैं दो तीन फैक्ट तुम्हें बताता हूं और तुम उस पर ऐड कर लोगे चीजों को। बताता हूं, देखो। मैंने कहा लुम्बाक, लुम्बाक का नाम सुना है? लुम्बाक एक अच्छे विद्वान थे इतिहास के। लुम्बाक ने इतिहास पाषाण काल को तीन भाग में बांटा। कितने भाग में? तीन भाग में। कौन कौन सा? पूर्व पाषाण या पूरा पाषाण, है ना, मध्य पाषाण, निम्न पाषाण, है ना। तीन भाग बांटा। और पूरा पाषाण का टाइम है 20 लाख से 10,000, है ना, 12,000, सॉरी 12,000, 12,000 से मध्य पाषाण 12,000 से 10,000, और निम्न 10,000 से 3500 BC, है ना। अब ये देखो, सारे फैक्ट हो गए। अब मैं ये कहूं, अब मैं कह दूं कि इस पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ, निम्न पाषाण काल में क्या क्या हुआ, है ना। इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कैसे कैसे हुआ उस बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब ये बताओ, जितने सारे, ये ज्यादा अभी तुमको क्या दिख रहे हैं? फैक्ट। जितने फैक्ट तुम तैयार करोगे भाई, उतने तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। अब एक चीज कहेंगे कुछ लोग कि भाई ये तो इतना रट्टा मारना मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितना हम पढ़ते हैं उसका 80% हम 24 घंटे के अंदर भूल जाते हैं, तो बचता कितना है? 20%। तीन डिवीजन मारेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 60%, है ना, 60%। तो 5 रिवीजन अगर हम कर लें विद इन 1 वीक तो कितने परसेंट हो गया? 100%। और 100% एक बार तैयार हो जाता है तो ये ना 60 to 70 के बीच में सदैव रहेगा, जब तक तुम मरोगे नहीं। अब देख लो, टाइम निकालो, बकवास की चीजों से टाइम हटाओगे तो सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, है ना। तो कल हम लोग बड़े मजे के साथ पढ़ेंगे इतिहास में
पूरा पाषाण काल। पाषाण काल सच में कह रहा हूँ कि इतना अच्छे से हम लोग अध्ययन करेंगे पाषाण काल के बारे में कि तुम्हें लगेगा कि यार इससे बेहतर तो मुश्किल है। नहीं, बहुत, ये पृथ्वी वीरों से भरी पड़ी है। तो और भी वीर होंगे और अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से समझाऊं आपको, है ना। इसलिए आप लोग भी इससे अच्छे समझें। ठीक है, जय हिंद।